गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोट के रोग जो बच गए थे अपने इस फसल में जो रोग लगते हैं उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट, जैसे आपके अन्य पॉइंट इंपॉर्टेंट है उससे कहीं बेहतर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आप लोग प्रोडक्शन लेना चाहते हैं तो बीज को रोगों से लड़ने की क्षमता या बीज जो रोग रोधी किस्में हैं उनकी बुआई करें आप लोग। तो देखिए बेटा, यहाँ पर पहला यहाँ पर रोग आता है चित्ती जीवाणु रोग। चित्ती जीवाणु रोग। ये रोग देखिए, ये इस रोग का आक्रमण होने पर पत्तियों पर स्पॉट बन जाते हैं। और ये स्पॉट क्या होते हैं बेटा, उनका आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है और पत्तियां पीली पड़कर झड़ जाती हैं। इसके लिए आप लोग एंडोसल्फान नामक दवा का स्प्रे करें, छिड़काव करें, इससे इस रोग का कंट्रोल हो जाता है। इसके साथ में आप लोग क्या करेंगे, बीज को बोने से पहले जैसे थायरम है, ऐसी दवाओं से बीज को उपचारित करके बुआई करें। इसके साथ में देखिए दूसरा रोग आता है, दूसरा है पित्तशिरा रोग। पित्तशिरा रोग देखिए, पित्तशिरा रोग। ये रोग पत्तियों व फलियों को काला कर देता है और पौधा सूख कर नष्ट हो जाता है। इसके साथ में आप लोग ले सकते हैं मेटासिस्टोक्स नामक जो दवा है उसका स्प्रे करें। इसके साथ में रोग रोधी किस्में की बुआई करें और रोग ग्रसित पौधे को उखाड़कर जला देवें। इसके बाद में देखिए आप लोग तीसरा रोग है जड़ गलन। क्या है? जड़ गलन है। तो देखिए बेटा, जड़ गलन के अंदर आप लोग क्या करेंगे, जड़ गलन रोग, ये भी भूमि के अंदर नमी अधिक रहने पर ये रोग लग जाता है, फंगस आ जाती हैं और पौधे को सुखा देता है। तो इसलिए ध्यान रखिए, इसको आप लोग जल निकास की समुचित व्यवस्था करें, बीज को उपचारित करके बुआई करें। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो आप लोग अगला हमारा इस मोट की फसल का अगला पॉइंट है कटाई। क्या है? कटाई। तो आप लोग इसकी कटाई तो अपन जैसे भाई लक्षण देखकर भी पता लगा लेते हैं कि इसकी ब्राउन कलर की सी जो है वो फलियां हैं वो हो जाती हैं, पत्तियां सूखने लग जाती हैं। या फिर हम इसका जो फैक्ट टाइम है, जैसे अक्टूबर से नवंबर के प्रथम सप्ताह तक इसकी तुड़ाई कर लेवें। अन्यथा इसके दाने क्या होते हैं, जैसे ज्यादा सूखने पर, धूप गिरने पर क्या होता है, इसके दाने चटक जाते हैं, जिससे किसान का प्रोडक्शन बहुत कम होता है। इसके साथ में देखिए आप लोग उपज। अगला हमारा हेडिंग है उपज है, वो है 6 से 8 क्विंटल, 8 क्विंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से आप लोग इसकी उपज ले सकते हैं। इसके बाद में भंडारण देखिए, भंडारण के अंदर क्या होगा, जब दानों में 8 से 10% नमी होने पर आप इसका भंडारण कर सकते हैं। इससे अन्य रोग लगने के या कीट लगने के डर नहीं रहते हैं। ये हमारी यहाँ फसल पूरी होती है। ये तीसरे नंबर की फसल थी बेटा, जो मोर थी, हमारे जो लेग्यूमिनेसी कुल की तीसरे नंबर की फसल थी वो मोर थी, वो पूरी है। इसके बाद में हमारी अगली फसल आती है, ध्यान से सुनना, ये 4 नंबर पर आता है। देखिए 4 नंबर पर है अरहर। इसको अंग्रेजी में हम पिजन पी या रेड ग्राम, यहां पर इसको हम कॉमन नाम भी कह सकते हैं। कॉमन नाम आपसे यहां प्रश्न बन रहा है कि अरहर का कॉमन नाम क्या है,
पिजन पी, हिंदी में लिख रहा हूं मैं, पिजन, पिजन पी, क्या है? पिजन पी है। ध्यान से देखिए, या हम इसको रेड ग्राम के नाम से भी जानते हैं, और अगर हम हिंदी में इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं तो अरहर को तुर की दाल भी कहते हैं। कौन सी दाल? तुर, तुर भी कहते हैं हम। इसलिए आप लोग देखिए, इसका क्लासिफिकेशन देखिए बेटा, क्योंकि अन्य फसलों में आप लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं, उसी प्रकार से इसका भी क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी है कि ये फसल, इसका क्या वानस्पतिक नाम है। तो हमारे एग्रीकल्चर में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको ध्यान रखिए, क्योंकि ये आपकी बार जो बोर्ड है उसमें उठने वाली फसल है, ये इंपॉर्टेंट फसल है हमारी लेग्यूमिनस कुल में। जैसे अभी मैं आपको इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताऊंगा, इससे पहले आप लोग इसका वर्गीकरण देखिए, इसका नामकरण देखिए, इसका क्या है? केजानस, केजान एल, ये लीलियस नामक वैज्ञानिक था जिसने खोज की थी। क्या नाम बताया? केजानस, केजान। और इसका फैमिली है वो देखिए बेटा फेबेसी, क्योंकि ये लेग्यूमिनेसी कुल की फसल पढ़ा रहे हैं अभी हम, तो ये सभी किस में आएगी? फेबेसी कुल में आएगी। और इसका ओरिजिन देखिए आप, ओरिजिन, ओरिजिन भारत, भारत या अफ्रीका, अफ्रीका, अफ्रीका में नील नदी, नील नदी के किनारे। देखिए बेटा, अरहर पिजन पी या रेड ग्राम, इसका नाम देखिए, इसको हम तुर के नाम से भी जानते हैं। अरहर को किसके नाम जानते हैं? तुर। याद रखना बेटा, क्योंकि आप लोग विभिन्न प्रकार की किताबों में आपको दे नहीं रखा है, बहुत सारे में दे रखा होगा, लेकिन यहां पर देखना, अरहर को हम तुर के नाम से जानते हैं। इसका वानस्पतिक नाम है केजानस, केजान, और फैमिली है इसकी फेबेसी, और ओरिजिन स्थान है इसका भारत या अफ्रीका में नील नदी के किनारे। और देखना इसमें क्रोमोसोम संख्या देखना, क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 22, 2n बराबर कितनी है? 22 है। इसके बाद में देखिए बेटा, इसका जो इंपोर्टेंट है वो देखिए कि क्या है इस फसल का इंपोर्टेंट। तो इंपोर्टेंस जानने से पहले एक बार इसको आप लोग देखिए, अपने मस्तिष्क में उतारिए आप लोग कि केजिनस, केजान इसका वानस्पतिक नाम है, कुल इसका फेबेसी है, ओरिजिन इसका भारत या अफ्रीका में नील नदी के किनारे, क्रोमोसोम 2n बराबर 22। अब इसके बाद में देखिए बेटा, इसका जो इंपोर्टेंस है वो देखिए आप लोग, इंपोर्टेंस क्या है, इसका महत्व है। तो ध्यान से सुनना, भारत में दलहनी फसलों में दूसरा स्थान किसका है? अरहर का है। और प्रथम स्थान दलहनी फसलों में प्रथम स्थान किसका है? चने का है। इस अरहर के अंदर 18 से 21% तक प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन ध्यान रखिए आप लोग, ये 18 से 21% क्या पाई जाती है? इसमें प्रोटीन पाई जाती है। इसकी दाल स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। और इसके जो डंठल है उसकी टोकरियां बनाई जाती हैं या फिर जलाने के लिए काम में ली जाती हैं। इसके साथ में और महत्व देखिए, ये स्वपरागित फसल है। ये क्या है? स्वपरागित फसल है। परागित, स्वपरागित फसल है। इसके साथ में देखना, इसका अंकुरण अधोभूमिक, अधोभूमिक है, जिसको हाइपोजियल के नाम से जानते हैं। हाइपोजियल, हाइपोजियल अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार जेट के अंदर पूछा हुआ है प्रश्न है कि इसमें किस प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। आप लोग भूल जाते हैं और
गलत हो जाता है प्रश्न। तो ध्यान रखना इसमें हाइपोजियल, जैसे मूंग में एपीजियल है, ध्यान रखना मूंग में क्या बताया था, एपीजियल है, जिसको ऊपरी भूमिक के नाम से जानते हैं, और इसको क्या कहेंगे हम, हाइपोजियल, इसको अधोभूमिक होता है। तो ये ध्यान रखना। इसके साथ में इसका इंपोर्टेंट और देखना आप लोग बेटा, इसका इंपोर्टेंट और है देखना क्या है, तो देखिए इसका अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है, और इसके पौधे पर क्या होता है, लाख के पौधे पर लाख के कीट पाले जाते हैं, या लाख के कीड़े पाले जाते हैं, जिससे लाख बनाई जाती हैं। उस ये अरहर का पौधा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, तो ये ध्यान रखिए कि इस पौधे पर क्या पाले जाते हैं या किस के लिए पालने योग्य है, तो लाख के कीट पालने योग्य पौधा है। और ध्यान से सुनना, ये फसल 10 से 12 माह में पककर तैयार होती है। कितने माह में, 10 से 12 माह में पककर तैयार होती है। सबसे लंबा समय है वो इसी फसल में लगता है। हम जैसे पिजन पी है, इसको हम कबूतर की दाल भी कह सकते हैं। यहाँ पर पी का मतलब मटर होता है, लेकिन यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, दाल कहेंगे, कबूतर की दाल, ठीक है ना। अगर इसके नाम को खोलते हैं, इसकी हिंदी देखते हैं, पिजन का मतलब कबूतर होता है, पी का मतलब क्या होता है, मटर होता है। इसलिए ये ध्यान रखना कि यह फसल कितने माह में, 10 से 12 माह में पककर तैयार होती है। ये आपको मैंने इंपॉर्टेंस बताया है, इसको अच्छी प्रकार से ध्यान रखें। इसके बाद में देखना कि अरहर की खेती राजस्थान में कहां कहां होती है, तो ये ध्यान रखिए आप लोग। तो देखिए बेटा, इसकी जो खेती है, बांसवाड़ा, धौलपुर, झालावाड़, कोटा, बांसवाड़ा, धौलपुर, झालावाड़, कोटा और उदयपुर और उदयपुर के बाद में देखना यहाँ बांसवाड़ा, धौलपुर, झालावाड़, कोटा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। देखना चित्तौड़गढ़ यहां पर खेती की जाती है। इन जिलों में अरहर की खेती की जाती है, ये ध्यान रखिए बेटा। अगला हमारा बिंदु है वो देखिए आप, ये आपने इंपॉर्टेंस की जानकारी ली है। इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक है वो देखिए आप लोग। अगला टॉपिक देखना, जलवायु, क्लाइमेट। देखिए इसकी क्लाइमेट, क्योंकि अगर क्लाइमेट सही नहीं है तो हमारा प्रोडक्शन सही नहीं होगा बेटा। तो इसलिए आप लोग जलवायु के बारे में जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक है। तो इसकी सफल खेती के लिए देखना, अरहर की सफल खेती के लिए आर्द्र व गर्म, शुष्क कहेंगे आप लोग, शुष्क को गर्मी कहते हैं। तो यहां पर देखिए आर्द्र व शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है, अर्थात नम व गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। और पौधे की वृद्धि के लिए देखना बेटा, पौधे की वृद्धि के लिए 25 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। ये ध्यान रखें कि किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता है। इसके अंदर आर्द्र व शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है, और पौधे की वृद्धि के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। और एक पॉइंट और देखिए इसमें कि इसकी जो फसल है, किसकी, अरहर की, उसकी फसल 70 से 100 सेंटीमीटर, सेमी कर सकते हैं आप, सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा
क्षेत्रों में सफलतापूर्वक खेती की जा सकती है। 70 से 100 सेंटीमीटर, यहां पर देखना ये 70 है, 70 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। इसके बाद में देखिए मृदा है, वो देखना आप लोग देखिए सोयल हमारा अगला पॉइंट है, सोयल। तो इसकी सफल खेती के लिए दोमट व काली मिट्टी जो कपास के लिए बहुत बढ़िया होती है, उस मिट्टी में भी इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। इसके साथ में ना भूमि का पीएच मान, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीएच मान 6.5 से 7.5 के मध्य बहुत अच्छा रहता है। इसी के साथ में 2-3 बिंदु और जोड़ देना, भूमि कंकरीली पथरीली नहीं होनी चाहिए, भूमि उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए, भूमि के अंदर जल निकास की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए बेटा, अगर जल निकास की समुचित व्यवस्था नहीं है तो ये पैदावार बहुत कम देती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे रोगों का आक्रमण होता है और हमारा प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, भूमि भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है यहाँ पर। जैसे जलवायु है उसी प्रकार, क्योंकि इसकी जलवायु आप है ही नहीं, यहाँ पर आप ठंडी जलवायु के अंदर बो देंगे हाँ, तो क्या होगा, इसकी ग्रोथ नहीं होगी, इसके जो दाने हैं वो कमजोर होंगे हाँ, अच्छा नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना। इसमें अगर आप लोग इसकी जलवायु में अगर आप आर्द्र व शुष्क मौसम में बोया है और टेम्परेचर वहाँ का 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अपने आप इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। और जहाँ की जो 70 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं उसमें बहुत ही अच्छा ये इसकी खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके साथ में आप लोग देखिए बेटा, उन्नत किस्में या आप उन्नतशील किस्में कह सकते हैं। उन्नत किस्में देखिए आप, उन्नत किस्में तो देखना, पहला किस्म है पूसा 33, पूसा 853। देखिए बेटा, यहां पूसा एक संस्थान है जो यहां पर नई दिल्ली के अंदर स्थापित है। कहाँ है? नई दिल्ली। अगर इसका नाम पूछते हैं, बहुत सारे बालक इसको क्या कर लेते हैं, ऊषा कर लेते हैं, ऊषा ऐसा नाम ले लेते हैं। क्या? ऊषा बोलते हैं, देखना ऐसा कर देते हैं ऊषा। ठीक है, ऊषा ये लिख देते हैं, तो ये गलत है। यहां पर मैं पूसा बोलता हूं, यहां पर देखिए ध्यान से दिख रहा होगा आपको बोर्ड पर, तो इसको कहते हैं पूसा। पूसा इसका पूरा नाम है फिप्स ऑफ यूएसए। क्या है? फिप्स ऑफ यूएसए। ठीक है, जिसको जो हमारे यहाँ नई दिल्ली के अंदर स्थापित है। तो देखिए इसका नाम पूसा 33, पूसा 853। इसके बाद में देखना तीसरा नंबर पर है प्रभात। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट किस्म है, ये जेट के अंदर कई बार आई हुई है। इसके बाद में 4 नंबर पर देखना प्रभात के बाद में दुर्गा, इसके बाद में लक्ष्मी, इसके बाद में देखिए आप लोग ICPH 8 जो इक्री सेट से निकाला गया है। कहां से निकाला गया है? इक्री सेट से निकाला गया है। तो ये ध्यान रखना बेटा, इक्री सेट से निकाला जो ये ICPH किस्म है, ये बहुत ही बढ़िया है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिए बेटा। कौन सी है? ICPH। इसके साथ में देखना अगली किस्म है हमारी UPS 120, UPAS, जिसको हम उपास के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? उपास के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहां पर 120 है, इसको मैं लिखूंगा उपास। क्या? उपास। देखिए ये भी पित्तशिरा मोजेक वायरस से रोग रोधी किस्म है। कौन सी है? UPS 120 उपास, जो पित्त रोग रोधी किस्म है। इसके साथ में देखिए बेटा आजाद है 8वें नंबर पर। क्या है? आजाद। ये देखिए बहुत बढ़िया किस्म है ये भी। इसके साथ में देखिए आप लोग बेटा, ये आजाद है। आजाद के बाद में आप लोग अगली किस्म लेंगे जागृति है। कौन सी लेंगे? जागृति लेंगे। जागृति। इसके साथ में जो हमारा ये 9 नंबर हो गया,
और ये 10 नंबर पर अगली किस्म आती है। देखिए पूसा 33 है, पूसा 853 है, प्रभात, दुर्गा, लक्ष्मी, ICPH, UPS 120, आजाद, जागृति और प्रगति। जागृति और प्रगति, देखना प्रगति, देखिए प्रगति है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं प्रगति। और 11 नंबर पर देखिए आप लोग अंतिम किस्म हमारी है, ये मुक्ता है। कौन सी है? मुक्ता। कौन सी किस्म है? मुक्ता। ये देखिए बेटा, इसके बाद में देखना इसकी पछेती किस्म, ये अगेती किस्म के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आप लोग देखेंगे पछेती किस्म। पछेती किस्म, पछेती किस्म देखिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसके लिए ले सकते हैं बसंत, और 2 नंबर पर लेंगे आप लोग बहार। कौन सी लेंगे? बहार। ये पछेती किस्म है। कौन सी है? पछेती किस्म है। ध्यान देखिए कि ये किस्म देखना वो अगेती किस्म है, जैसे पूसा 33, पूसा 853, प्रभात, दुर्गा, लक्ष्मी, ICPH जो इकरी सेट से निकाली गई है, और ये पित्तशिरा रोग रोधी किस्म है, बहुत बढ़िया किस्म है। और इसके बाद UPS 120 जिसको उपास के नाम से जानते हैं, आजाद, जागृति, प्रगति, मुक्ता, और इसके बाद में आती है पछेती किस्म। देखना तो यहां पर पछेती किस्मों में दे रखा है आपको बसंत व बहार किस्म ले सकते हैं आप। तो ये ध्यान रखना, ये किस्म होती है। इस किस्म के तुरंत बाद हम बात करते हैं सीड रेट की। कौन सी करते हैं? सीड रेट की करते हैं, बीज दर की बात करते हैं। तो देखना बेटा, इसका जो अगला बिंदु है वो है सीड रेट, बीज दर, सीड रेट। सीड रेट जिसको कहते हैं हम बीज दर, बीज की मात्रा। यहां पर आप लोग ले सकते हैं बीज की मात्रा 15 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से ले सकते हैं। आपके यहां पर बुक में दे रखा है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर दे रखा है, लेकिन यहां पर ये फैक्ट है 15 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से आप लोग बीज दर ले सकते हैं। ठीक है बेटा। इसके साथ में देखिए आप लोग बीजोपचार, सीड ट्रीटमेंट देखना, सीड ट्रीटमेंट, बीजोपचार। जिस प्रकार से आपने मूंग के बीज का बीजोपचार किया है, उसी प्रकार से आप लोगों को क्या करना है बेटा, इस अरहर की फसल का भी क्या करना है, उपचार करना है। कैसे? देखिए मैं बता रहा हूं आपको कि आप 3 ग्राम थायरम लीजिए, ठीक है, उसके बाद में प्रति किलोग्राम के हिसाब से लेना है। इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है कि 250 ग्राम गुड़ लेना है। इस 250 ग्राम गुड़ को 1 लीटर पानी में डालना है, उसके बाद में गर्म करना है, और 600 ग्राम आप लोगों को क्या लेना है, राइजोबियम कल्चर लेना है। क्योंकि ये फसल भी क्या करती है कि भूमि के अंदर, यहां ध्यान रखिए, प्रश्न यहां पर देखना, यहां पर ये कल्चर का आप पढ़ रहे हैं, यहां पर एक प्रश्न और बन रहा है कि ये भी फसल क्या करती है कि वायुमंडल से 200 किलोग्राम तक, कितना देखना, 200 किलोग्राम, पढ़ाते पढ़ाते ये बिंदु याद आ गया, देखना बेटा, 200 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। ध्यान रखिए कितना, 200 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से नत्रजन, ये देखिए आप लोग, नत्रजन एकत्रित करती हैं, ये भूमि के अंदर सिंचित करती हैं, और ये क्या कर रही है, ध्यान रखना इस बात का। ये इसके अलावा यहां पर देखिए कि ये भूमि के कटाव को रोकने में भी सहायक होती हैं। जिस प्रकार से मोट इंपोर्टेंट था, उसी प्रकार से ये अरहर भी क्या है, ये अरहर की फसल भी क्या इंपोर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये भी क्या करती है कि मरुस्थलीय इलाकों के अंदर मृदा के कणों को बांध कर रखती है, मृदा के कणों को बांध कर रखती हैं, जो बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो ये ध्यान रखना, ये 100 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से नत्रजन को सिंचित करती है या एकत्रित करती है। तो उसी प्रकार देखिए यहां पर, इसके बाद में यहां हमारे टॉपिक है बीजोपचार, इस पर आइए बेटा। तो बीजोपचार के अंदर क्या करते हैं हम, 3 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से क्या थायरम लेते हैं। ये कवकनाशी है, फंगिसाइड दवा है, क्या है, फंगिसाइड दवा है, इससे बीज को उपचारित करते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, 250 ग्राम गुड़ लेते हैं और 1 लीटर पानी के अंदर इसको गर्म कर लेते हैं और घोल बना लिया जाता है।
इस घोल को ठंडा करने के बाद में 600 ग्राम राइजोबियम कल्चर डाल लेते हैं और इन बीजों पर इसकी परत, इस घोल की परत चढ़ा लेते हैं। उसके बाद में छांव में सुखाने के बाद में इसकी बुआई कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना बेटा, इस ट्रीटमेंट के बाद में देखना आप लोग सीड ट्रीटमेंट, बीजों उपचार। हमने बीज उपचार देखा है, बीज उपचार के बाद में देखिए बेटा आप लोग पौध अंतरण, पौध अंतरण ले सकते हैं। आप लोग देखना पंक्ति से पंक्ति की दूरी 40 सेंटीमीटर ले सकते हैं और पौधे से पौधे की दूरी आप लोग 15 सेंटीमीटर ले सकते हैं। तो ये ध्यान रखना कि आप लोग पौधे से पौधे की दूरी कितनी ली है, आपने 15 सेंटीमीटर ली है और आप लोग यहां पर लाइन से लाइन की दूरी कितनी ली है, कितनी ली है, 40 से 45 ले सकते हैं आप लोग। इसके बाद में देखना हमारा अगला टॉपिक आता है अंतराकर्षी। अंतराकर्षी देखिए, अंतराकर्षी है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। अंतराकर्षी क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिए कि इसकी निराई गुड़ाई करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि इसके अंदर विभिन्न प्रकार के खरपतवार होते हैं जो फसल की पैदावार को कम करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है बेटा, इसके लिए आप लोग कर सकते हैं कि आप फ्लूक्लोरीलीन है, फ्लूक्लोरेलीन, ये शाकनाशी है, हर्बिसाइड है, वे रसायन जो खरपतवारों को नष्ट करने के लिए काम में ली जाती हैं उसको हर्बिसाइड दवा कहते हैं। तो देखना फ्लूक्लोरीलीन है वो 1 किलोग्राम आपको दवा लेनी है, उसको 1000 लीटर पानी में, 1000 लीटर पानी में 1000 लीटर पानी में आप लोगों को इसका घोल बनाना है और बीज को बोने से पहले मृदा में अच्छी प्रकार से मिलाना है। देखिए यहां पर इस दवा को उपयोग करने से पहले किसान को पता होना चाहिए कि किस समय किस दवा को हर्बिसाइड के लिए काम में ले रहे हैं। अगर उसको पता नहीं होता है तो पूरे अंकुरित हुए बीज को या बीज को खत्म कर देता है। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे फ्लूक्लोरीलीन लेना है तो कितनी लेना है, 1 किलोग्राम लेनी है और कितने पानी में लेना है, 1000 लीटर पानी में लेना है और 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर बीज को बोने से पहले आप लोग इसका स्प्रे करें, छिड़काव करें। जैसे आप लोग पेंडामेथालिन है, पेंडामेथालिन दवा जो शाकनाशी है, हर्बिसाइड है, इसको कब करेंगे आप लोग, आप बीज बोने के तुरंत बाद, अर्थात जो अंकुरित नहीं हो बीज, अन्यथा पूरे पौधे को ये खत्म कर देगा, पूरे बीज को नष्ट कर देगा। इसको बहुत ही ध्यान रखकर आप लोगों को इन दवाओं का उपयोग करना है। ऐसे ऐसे शाकनाशी होते हैं जो खरपतवार होते हैं। तो देखिए बेटा हमारा जो अगला पॉइंट अगला होगा वो है खाद एवं उर्वरक है, जिसको हम कल देखेंगे बेटा। ये ध्यान रखना खाद और उर्वरक जितना इंपॉर्टेंट है, अन्य टॉपिक है उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसान को सिस्टमेटिक तरीके से खाद एवं उर्वरक देना है। तो ये हम इसके बारे में कल बात करेंगे। तो बेटा ये आज का जो वीडियो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इसके लिए आप लोग लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।